वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है भारत के वायसराय। वायसराय में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक को, जिनका समय है 1872 से 1876। चलिए देखते हैं इनके समय की इंपॉर्टेंट बातें क्या है। इनके समय की पहली इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा हुई 1875 में, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा हो गया और पंजाब में हो गया कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो शुरू किया है वो स्टार्टिंग में किया था भगत जवाहर मल ने, लेकिन बाद में इस आंदोलन की कमान संभाल ली राम सिंह कूका ने। तो राम सिंह कूका के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है कूका आंदोलन, ध्यान रखना, राम सिंह कूका पंजाब में, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 1875 में ही अलीगढ़ से सर सैयद अहमद खां द्वारा मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना द्वारा नॉर्थब्रुक ने उसको 10,000 रुपये दान में दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला वायसराय है हमारे पास लॉर्ड लिटन। देखते हैं इनके समय की इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। ठीक, सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड लिटन हैं ये एक विख्यात कवि थे, उपन्यासकार थे, यानी अच्छे खासे लेखक हैं। और साहित्य जगत में इनका एक अन्य नाम है, वो है ओवन मेरेडिथ, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। साहित्य जगत में इनको कहा जाता है ओवन मेरेडिथ। कभी लोग ऐसा करते हैं कि अपने नाम के साथ एक अन्य नाम रख लेते हैं जिससे उनकी पहचान जो है अलग बनी रहे, इस तरीके से, तो ध्यान रखना ये वही है। अब इन्होंने क्या क्या किया, इनके समय की इंपॉर्टेंट बातें देखिए। इनके समय की पहली इंपॉर्टेंट बात है कि 1876 से लेकर 1878 तक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल पड़ा। दुर्भिक्ष हिंदी का शब्द होता है जिसका मतलब होता है एक ऐसा समय जिसमें भिक्षा मिलना भी मुश्किल हो, ऐसे समय को कहा जाता है दुर्भिक्ष, ठीक है। मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद तथा मध्य भारत के कई हिस्से बुरी तरह से प्रभावित हुए, पंजाब भी इसमें शामिल था साथियों। और अगर हम देखें तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी 1878 में। इसके अलावा जो आयोग है इसने ये सिफारिश करी कि प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष यानी फेमाइन फंड भी बनाया जाना चाहिए। राजकीय उपाधि अधिनियम इसी के समय में आया है 1876 में, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? बेसिकली वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब है कि अब भारत में छपने वाले सभी न्यूज़पेपर केवल अंग्रेजी में ही छपेंगे। पहले क्या होता था, पहले जो भारतीय लोग न्यूज़पेपर छापते थे वो भारतीय भाषाओं में छापते थे, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है। इससे क्या होता था, इन न्यूज़पेपर्स में अंग्रेजों की भर भर के बुराइयां होती थी। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक अधिनियम लेकर के आए जिसका नाम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर का मतलब ही होता है मातृभाषा। तो इन्होंने तय किया कि अब मातृभाषा में कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छापा जाएगा, ठीक है ना, केवल और केवल न्यूज़पेपर छापे जाएंगे अंग्रेजी में। तो इस वजह से ये लाया गया, इसीलिए इस अधिनियम को कहते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम। आप लोग समझ पा रहे होंगे इसका नाम ये क्यों है, ठीक है। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया, ठीक है ना। श्री एन बनर्जी ने इसको कहा ये आकाश से होने वाला एक वज्रपात है, ठीक। साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपये में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो है
जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है पीसीएस या फिर बीईओ या फिर आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। यानी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। 1878 में आया है शस्त्र अधिनियम, जिसके अंतर्गत शस्त्र रखने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी और बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना एक दंडनीय अपराध हो गया और ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं। और इसी के समय में हुआ साथियों दूसरा अफगान युद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला गवर्नर हमारे पास लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन है भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर। ध्यान रखना, ऐसा क्यों, तो हम देखेंगे ऐसा इन्हें क्यों कहा जा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि केवल अंग्रेजी में न्यूज़पेपर छपेंगे, उस चीज़ को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके अलावा श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए पहला कारखाना अधिनियम इन्हीं के समय में आया है 1881 में, जिसके अंतर्गत काम के घंटों की संख्या निश्चित कर दी गई। दूसरा 1881 में ही साथियों मैंने आपको बताया था कि पहली वास्तविक जनगणना हुई है, पहली दशकीय जनगणना हुई है, ठीक है। स्थानीय सुशासन के जनक भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। इसके अलावा डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1882 में और इन्हीं के समय में हुआ है इल्बर्ट बिल का विवाद। और इल्बर्ट बिल के विवाद के कारण ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। इल्बर्ट बिल का विवाद क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या होता था, पहले जो जज होते थे वो मोस्टली अंग्रेजी होते थे। बाद में भारतीय लोगों ने आईसीएस पास करना शुरू किया तो भारतीय लोग भी जज बनने लगे। लेकिन होता यह था कि भारतीय जजों को यूरोपियन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। यानी अगर कोई यूरोपियन जज है तो वो भारतीय मामले भी सुनेगा और अंग्रेजी मामले भी सुनेगा। और अंग्रेज जज क्या करते थे, भारतीय मामलों में छोटे छोटे मामलों में गंभीर सजाएं देते थे, फांसी है या हंटर है, कोड़े लगाना इत्यादि इत्यादि गंभीर सजाएं। अब भारतीय लोग जो जज थे उनको केवल भारतीय मामलों की सुनवाई करने का अधिकार था। अगर कोई यूरोपियन मामला उनके पास आता है तो वो उसको नहीं सुन सकते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जैसे हम भारतीय लोगों को छोटे छोटे मामलों में गंभीर सजाएं देते हैं, अगर इनको अधिकार दे देंगे तो ये भी हम लोगों को सजा देंगे अंग्रेजों को। तो ये अधिकार हमारे पास नहीं था। इसीलिए एक अधिनियम आया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल, 1883 में आया। इसके अंतर्गत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन न्यायाधीशों के बराबर अधिकार दे दिए गए। अब भारतीय लोगों के लिए तो बढ़िया चीज़ थी, लेकिन यूरोपियन जज थे उनको इससे बहुत ख़राब लगा। उन्होंने बहुत सारी रिश्वत इकट्ठी करी, ब्रिटेन की संसद को दी और तुरंत के तुरंत इसको वापस करवाया। और चूँकि ये वापस हो गया, एक बार अधिकार मिलने के बाद दोबारा छीन लिया गया, इसी कारण से ये विवाद बना। और इसी विवाद के कारण साथियों लॉर्ड रिपन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको नई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।